कर्नल सैमी ने वाकई रीमा भारती को बताया भी था कि कोहिनूर बॉन्ड के पास है, या रीमा ने कोर्ट से फरार बॉन्ड की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर अदालत को झूठ बोला कि कोहिनूर बॉन्ड के पास है। बहरहाल मैंने लैला को ऊपर वाले के रहमो करम पर छोड़कर फरीदा सैमी की सुध लेनी ठीक समझी। तभी मैं उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां से तमाम औपचारिकताएं पूरी करती फरीदा सैमी दोपहर 3 बजे कर्नल सैमी के ताबूत और मृत्यु संबंधी दस्तावेजों के साथ रेलवे स्टेशन पहुंची थी। वहाँ से वो सब ताबूत उठाकर वेटिंग हॉल में चले गए। मैं समझ गई कि उनकी उड़ीसा के लिए वापसी की टिकट रिज़र्व है, अतः उन्होंने आज ही जाना है। फिर मैं उन्हें वेटिंग हॉल में छोड़कर इंक्वायरी काउंटर पर पहुंची। वहाँ से दरियाफ्त करने पर पता चला कि उड़ीसा एक्सप्रेस रात 8 बजे की और वो अगली रात 8 बजे उड़ीसा के चिकमगलुर स्टेशन पर पहुँचेगी। यानी पूरे 24 घंटे का सफ़र था। ऐसी 24 घंटे का सफ़र पूरा करके वो आज सुबह आर्मी हॉस्पिटल में ताबूत लेकर पहुँची थी। मैंने इंक्वायरी की तो पता चला कि कल रात उड़ीसा एक्सप्रेस रात 8 बजे ही नई दिल्ली स्टेशन पहुंची थी। उसके बाद फरीदा सैमी ताबूत सहित वेटिंग हॉल में ही रही होगी और आज सुबह सीधा स्टेशन से आर्मी हॉस्पिटल ही पहुंची होगी। तात्पर्य है कि परसों रात 8 बजे ही उड़ीसा से दिल्ली के लिए बैठी होगी, जिस वक्त में इंग्लैंड में बॉन्ड के साथ होटल रेड नाइट में बिस्तर पर रंगरलियाँ मना रही थी। उसके बाद बॉन्ड ने अपनी हाहाकारी गाड़ी से 4 गाड़ियों के पटाखे छुड़ाते मुझे दूतावास में छोड़ा था। मतलब हमारे विमान ने अगली सुबह 9 बजे इंग्लैंड से उड़ान भरनी थी, जबकि पिछली रात 8 बजे ही फरीदा सैमी अपने जिंदा शौहर की लाश ढोने के लिए ताबूत के साथ गाड़ी चढ़ चुकी थी। यानी वो जानती थी कि उसका शौहर प्लेन क्रैश की फिराक में है, प्लेन में सवार होकर सभी लोगों की हत्या करने में कामयाब हो जाएगा। वो यह भी जानती थी कर्नल सैमी अच्छा भला होते हुए भी कोमा में जाने की एक्टिंग करेगा। तभी मेरे मस्तिष्क में साएं होने लगी। मैं बड़बड़ाई। फिर तो वो यह भी जानती हो सकती थी कि उसे कर्नल सैमी दिल्ली के किसी अस्पताल में जीवित मिलेगा, और उसका ताबूत लाना इस बात की तरफ साफ इशारा करता है कि वो यह भी जानती थी कि उसे उस ताबूत में हर हाल में कर्नल सैमी की लाश ही ढोकर ले जानी है। पर कैसे? मैं सोच में पड़ गई। क्या वो जानती थी? अगर वो ऐसा जानती थी तो उसको ताबूत यहाँ दिल्ली में ही कहीं ख़रीदना चाहिए था। क्या वो जानती थी कि मैं या कोई और कर्नल सैमी की हत्या कर देगा? नहीं, सवाल ही नहीं उठता कि वो अपने पति की मौत या हत्या की बाबत इतनी आश्वस्त हो कि उड़ीसा से ही ताबूत उठाकर निकले। कौन निकलता है ऐसे? इस बात का तो सिर्फ खुदा, भगवान या ईश्वर ही जानता है कि किसने किस वक्त कैसे ये जहां छोड़ना है। यानी गुत्थी कोई और थी, और वो गुत्थी इतनी रहस्य भरी थी कि जिसका खुलना भी अंधेरे में ही था। पर बॉन्ड इस बाबत काफ़ी कुछ जानता था। तभी तो उसने मुझे पहले ही आगाह कर दिया था कि कर्नल सैमी मारा जाएगा और मुझे फांसी होगी। पर कैसे? बॉन्ड कैसे जानता था इस रहस्य को? अब ये नई गुत्थियाँ मेरे सामने और आन खड़ी हुई थी। शायद बॉन्ड भी इसी गुत्थी को ही सुलझाने में लगा था। उसने जानबूझकर या अनजाने में ही मुझे अपना दुश्मन बना लिया हो। मेरी खोपड़ी बनाने लगी। मुझे चाय और डनहिल की तलब महसूस हुई। मैं अभी इंक्वायरी काउंटर से पूछे हटती कि मुझे दूर से गुलफाम सैमी आता दिखाई दिया। फिर वो सीधा टिकट काउंटर की तरफ बढ़ता चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे लपकी। ध्यान रहे, मेरा चेहरे पर इस समय लैला का नकाब था, फेस मास्क था। स्टेशन की लॉबी में पाव मछली बाज़ार बना हुआ था। लोगों की चिल्ल पहुँच ने हाहाकार मचा रखा था। इतनी भीड़ में गुलफाम सैमी मुझे देख लेगा और देखकर पहचान लेगा, इस बाबत मुझे संशय था। और एकाएक गुलफाम सैमी मेरी तरफ झपटा। मैं तत्काल नीचे झुककर एक गुटका ज़मीन पर टेक कर बैठ गई। फिर मैं गर्दन मोड़कर अपनी सैंडल का स्ट्रैप कसने का उपक्रम करने लगी। गुलफाम सैमी मेरे पास से ही कन्नी काट कर निकल गया। फिर वो मेरी पीठ पीछे पहुंचा। पता नहीं वो क्या सोचकर मेरी तरफ मुड़ा कि मैं गर्दन सीधी करती खड़ी हुई और पास बने एक नेस्कैफ़े काउंटर की तरफ निकल गई। जितनी फुर्ती उसने मुझे देखने के लिए मुड़कर दिखाई थी, उससे ज़्यादा फुर्ती मैंने चेहरा मोड़ने में, खड़े होने में और काउंटर की तरफ लपकने में दिखाई दी। एक चाय, मैंने काउंटर बॉय को आदेश दिया और काउंटर पर उंगलियां थपथपाने लगी।